Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion disorder related to beta oxidation. तो पहला डिसऑर्डर आता है हमारे पास कार्निटाइन डेफिशिएंसी। कार्निटीन को हमने शटल को देखा था जब हमने कहा था कि हम फैटी एसिड को उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की हम बात करते हैं, तो ये जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड मूव करते हैं इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ, तो कोए की वजह से क्या होता है कि जो फैटी एसाइल कोए होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि कोए इम्परमिएबल होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए। तो हम इधर एक शटल यूज़ करते हैं जिसको हमने कहा था कार्निटाइन शटल। अब इस कार्निटाइन शटल के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं। एक ये वाला एंजाइम होता है CPT1 एंड CPT2। उसके अलावा ये ट्रांसलोकेज एंजाइम भी होता है। अब अगर इस कार्निटीन की डेफिशिएंसी होगी तो हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को फ्यूल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकेंगे। एज अ एनर्जी सोर्स हम इसको नहीं यूज़ कर सकेंगे। क्यों नहीं यूज़ कर सकेंगे? क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आके ही बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। अब जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही नहीं आएंगे तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो हमारे पास एसिटाइल कोए नहीं बनेगा, और एसिटाइल कोए जब नहीं बनेगा तो हमारे पास फॉर्मेशन नहीं होगी ATP की। तो डिक्रीज एबिलिटी हो जाती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड को यूज़ करने के लिए एज अ फ्यूल। अब इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, और एक एक्वायर्ड सेकेंडरी टाइप होती है। सबसे पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी में हमारे पास डिफेक्ट होता है मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टर्स का, यानी जब स्केलेटन मसल्स, कार्डिक मसल्स और जो किडनीज होती हैं उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसका डिफेक्ट होता है। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर का जब डिफेक्ट होगा तो कार्निटाइन मूव नहीं कर सकेगा इनटू द सेल, और जब ये सेल के अंदर मूव नहीं कर सकेगा तो हमारे पास आगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी। और जब ये बाहर ही रहेगा सेल से तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी बॉडी से। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी के केस में हम कार्निटाइन के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। कार्निटाइन के जब सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो फिर हमारे पास इस जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसको प्रोसीड करवा रहे होते हैं। सेकेंडरी कार्निटाइन डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसके अंदर डिफेक्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे फैटी एसाइल कार्निटाइन जो कि एक्सक्रीट होंगे यूरिन के अंदर। अब कार्निटाइन तो प्रेजेंट है लेकिन हमारे पास डिफेक्ट किस चीज़ का है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन का है। तो फैटी असाइल कार्निटाइन हमारे पास एक्यूमुलेट होंगे और वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होंगे। अब फैटी असाइल कार्निटाइन बेसिकली हमारे पास बनते हैं जब फैटी असाइल को रिएक्ट करता है कार्निटाइन के साथ, तो हमारे पास बनता है असाइल कार्निटाइन, और असाइल कार्निटाइन मूव करते हैं टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है कार्निटाइन डेफिशिएंसी की वो होती है एक्वायर्ड सेकेंडरी। एक्वायर्ड का क्या मतलब है कि हमने किसी डिजीज़ के थ्रू ये ली होती है। सबसे पहले लिवर डिजीज़ में ये हो रहा होता है कि कार्निटाइन की सिंथेसिस कम होती है। कार्निटाइन की सिंथेसिस कम होगी तो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं हो रही होगी। और दूसरा जो कॉज होता है एक्वायर्ड सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी का वो होता है एंटी सीजर ड्रग्स। एंटी सीजर ड्रग्स जब लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग आता है वेल्प्रोइक एसिड। अब ये जो वेल्प्रोइक एसिड है ये रीनल एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जब रीनल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बॉडी के अंदर कार्निटाइन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और कार्निटाइन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हम जो फैटी एसिड्स होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड उनको फ्यूल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बात होगी सारी कार्निटाइन की डेफिशिएंसी की। नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है वो आती है हमारे पास CPT1 की डेफिशिएंसी। ये जो CPT1 है ये प्रेजेंट होती है ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उधर प्रेजेंट होती है। अब ये अफेक्ट करती है लिवर को, और इसकी डेफिशिएंसी के अंदर हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि हम फैटी एसिड को तभी यूज़ कर रहे होते हैं एज एनर्जी फ्यूल जब हमारे पास ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है। तो इस केस में हम फैटी एसिड को यूज़ नहीं कर सकेंगे, तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, कोमा और डेथ हो जाएगी। क्योंकि ड्यूरिंग फास्ट हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ फ्यूल। नेक्स्ट आती है CPT2 की डेफिशिएंसी। ये तो खाली लिवर को अफेक्ट कर रही थी, ये लिवर को भी अफेक्ट कर रही होती है, उसके अलावा कार्डिक और स्केलेटन मसल्स को भी अफेक्ट कर रही होती है, और इसमें हमारे पास होती है मसल वीकनेस। ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला ट्रीटमेंट इसमें यह आता है कि अवॉइडेंस ऑफ फास्टिंग, यानी हम फास्टिंग को अवॉइड कर रहे होते हैं और ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो और फैट कम हो और मीडियम चेन फैटी एसिड उसके अंदर प्रेजेंट हो।
क्योंकि जब हमने इसकी बात की थी तो हमने कहा था कि जो शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होती हैं, इनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो इन ट्रांसपोर्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, यानी वो कार्निटाइन शटल के बगैर ही मूव कर देते हैं टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड। तो हम ऐसी डाइट देंगे जो कि मीडियम चेन फैटी एसिड पर कंसिस्ट हो रही होगी। तो ये दूसरी डिजीज़ होगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारे पास मीडियम चेन फैटी एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, या जिसको हम बोलते हैं एम कैड डेफिशिएंसी। अब ये जो एम कैड होता है ये बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन का पहला एंजाइम होता है, यानी जब हम डीहाइड्रोजिनेशन कर रहे होते हैं या ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स की, तो पहला जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास होता है मीडियम चेन फैटी एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज। ये जो डिजीज़ होती है ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब क्या होगा कि हमारे पास एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज मीडियम चेन फैटी एसिड, या जिनके अंदर हमारे पास कार्बन 6 से कार्बन 10 तक, यानी 6 से 10 कार्बन होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब अगर हम मीडियम चेन फैटी एसिड को फास्टिंग कंडीशन के अंदर एज अ फ्यूल नहीं यूज़ कर पा रहे होंगे तो हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। उसके अलावा एक कंडीशन आती है हाइपोकीटोनीमिया। अब हाइपोकीटोनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है एसिटाइल कोए। अब बीटा ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रही, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो एसिटाइल कोए भी नहीं बनेगा, और एसिटाइल कोए हमारे पास इन्वॉल्व होता है कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन में, और कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन में एसिटाइल कोए इन्वॉल्व होगा, तो एसिटाइल कोए जब कम है तो कीटोन बॉडी भी नहीं बनेगी, तो हाइपोकीटोनीमिया, यानी कीटोन बॉडी भी बॉडी के अंदर कम हो जाएंगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका भी ट्रीटमेंट यही है कि अवॉइडेंस ऑफ फास्टिंग। नेक्स्ट आता है, यानी ये एम कैट से ही रिलेटेड दो और डिजीज़ आती हैं। एक है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि हेल्दी इन्फेंट होता है लेकिन उसकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। क्यों होती है? यूजुअली ओवरनाइट। इस क्ल्यू से ही जाहिर हो रहा है कि ओवरनाइट में हम उसको फीडिंग नहीं दे रहे होते, खाना नहीं दे रहे होते, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होता है। ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर कम होता है तो हम फैट को यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। अब फैट को यूज़ करने के लिए हमें ये वाला एंजाइम चाहिए होता है उसकी बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। ये वाला एंजाइम ही जब डेफिशिएंट है तो हम, यानी डेफिशिएंसी ऑफ एम कैड है, तो ब्लॉकेज हो जाएगी बीटा ऑक्सीडेशन की। बीटा ऑक्सीडेशन की जब ब्लॉकेज होगी तो बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से कोमा और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस। इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप का फ्रूट होता है जो कि अनराइप कंडीशन के अंदर होता है। इसके अंदर हमारे पास एक टॉक्सिक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसिन ए। अब ये जो हाइपोग्लाइसिन ए है ये हमारे पास इनहिबिट करता है एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज को। एसाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाती है। अब बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती हैं इसके अंदर? वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह। तो ये हमारे पास रिलेट होगी इसके साथ, एम कैट के साथ। नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है वो आती है हमारे पास मिथाइल मैनोलिक एसिडूरिया। इसके अंदर ये बेसिकली होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर जो हमारे पास एंजाइम था मिथाइल मैनोलिक कोए म्यूटेस, उसकी डिफेक्ट की वजह से होती है। अब ये वाले एंजाइम हमने कहाँ पे पढ़े थे? जब हमने कहा था कि जो ऑड चेन फैटी एसिड्स होती हैं जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होती हैं, उनकी जब हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये वाली बातें की थी कि विटामिन B12 इसके अंदर यूज़ होगा। उसके अलावा यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम यूज़ होगा, मिथाइल मैनोनॉइल कोए म्यूटेज एंजाइम यूज़ होगा। अब अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर हमारे पास म्यूटेज एंजाइम का कोई डिफेक्ट है तो हमारे पास सक्सिनाइल कोए नहीं बनेगा, और सक्सिनाइल कोए जब नहीं बनेगा तो TCA के थ्रू एनर्जी भी नहीं मिलेगी, TCA के थ्रू एनर्जी भी नहीं मिलेगी। और ये वाले जो प्रोडक्ट हैं यानी मिथाइल मैनोनॉइल कोए और प्रोपियोनाइल कोए, इनके जो एसिड्स होते हैं ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर देंगे, यानी प्रोपियोनिक एसिड और जो मिथाइल मैनोनोइक एसिड होता है ना, ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द मिथाइल मैनोनिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, और इसके साथ ही इसकी एक्सक्रीशन हो रही होती है यूरिन के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है बॉडी के अंदर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है वो हमारे पास पैरोक्सिसोम से रिलेटेड आता है। पैरोक्सिसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर आता है जिसको हम बोलते हैं ज़ेल्विगर सिंड्रोम। ज़ेल्विगर सिंड्रोम का दूसरा नाम होता है सेरिब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम। सेरिब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है,
लिवर को इफेक्ट कर रहा होता है और किडनीज को इफेक्ट कर रहा होता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि पेरोक्सिसोम एब्सेंस होती हैं सेल के अंदर। अब पेरोक्सिसोम का काम ये होता है कि ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर देंगे। बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्पेशली वो एक्यूमुलेट करेंगे? इन द ब्रेन, लिवर, किडनीज। इसीलिए हमने इसको कहा सेरिब्रो हेपेटो रीनल सिंड्रोम। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है वो हमारे पास एक्स लिंक एड्रीनोलिकोडिस्ट्रोफी आता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती VLDL के अक्रॉस द पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन। जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होगी तो हमारे पास VLDL को हम ऑक्सीडाइज ही नहीं कर सकेंगे, वो भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। आखिरी जो डिजीज़ आती है वो आती है रेफसम डिजीज़। रेफसम डिजीज़ बेसिकली हो रही होती है, एक एंजाइम होता है फाइटैनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज या फिर फाइटैनिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन करवा रहा होता है ये वाला एंजाइम। जब हमने पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि अल्फा कार्बन के ऊपर ये वाला एंजाइम क्या करवा रहा होता है? हाइड्रोक्सिलेशन करवा कर वो उसको रिमूव करवा देता है एज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये वाला एंजाइम नहीं होगा तो फाइटिक एसिड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। फाइटिक एसिड जब एक्यूमुलेट होगा तो वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करेगा, सच एज सेरिब्रल एटेक्सिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करेगा। और ट्रीटमेंट के अंदर हम करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट कंटेन द क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल से ही हमें ये फाइटैनिक एसिड मिल रहा होता है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं लेंगे तो फाइटैनिक एसिड नहीं होगा, और फाइटैनिक एसिड नहीं होगा तो रेफसम डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर लेंगे। तो ये थे डिसऑर्डर्स हमारे related to beta oxidation. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.